ओके जी, स्टार्ट करते हैं। आज हमने जो डिस्कशन करनी है वो अमेजोन की अकाउंट सस्पेंशन है ड्यू टू ओडीआर, क्योंकि हेल्थ के बहुत सारे मैट्रिसेस होते हैं जिसमें ओडीआर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओडीआर जी काइंडली बताइएगा, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? जी मैम आ रही है। जी ठीक है। अच्छा, ओडीआर को आज हमने डिस्कस करना है। ओडीआर मैं आपको बता रही थी कि ओडीआर जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हेल्थ का मैट्रिक्स है, जिसकी भी आप पर सबसे पहले अकाउंट जो है वो मतलब डीएक्टिवेट हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली कस्टमर की जो प्रायोरिटी है वो अमेजोन की प्रायोरिटी है। और अगर हम कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं देते तो उस केस में क्या होगा कि अमेजोन ऑब्वियसली हमारे खिलाफ एक्शन लेगा, क्योंकि अमेजोन की रिक्वायरमेंट है कि कस्टमर मस्ट बी सेटिस्फाइड। क्योंकि आप यहाँ पर अमेजोन का अगर लोगो भी देखो तो ए टू जी के दरमियान एरो नजर आ रहा है, और वो एरो स्माइली की फॉर्म में, दैट इज शोइंग कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द प्रायोरिटी ऑफ अमेजोन। ठीक है, और कस्टमर सेटिस्फाइड भी हैं, उसकी रीजन है। इसी वजह से अमेजोन का ओडीआर पर बहुत ज्यादा मतलब एम्फेसिस होता है कि इसको मेंटेन किया जाए, और इसलिए इसका टारगेट भी बहुत कम दिया गया है कि आप अगर सेलिंग कर रहे हो अमेजोन पे, देन ओडीआर मस्ट बी लेस देन 1%। ठीक है, 1% से कम ऐसे ऑर्डर्स हो जिसमें कोई भी डिफेक्ट आए। आपको मैं बताती हूँ कि जो ओडीआर है वो बेसिकली 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक नेगेटिव फीडबैक पे, एक ए टू जी गारंटी क्लेम पर, और एक क्रेडिट कार्ड चार्ज बैक रेट पर। ठीक है, तो जो ओडीआर है वो ऑब्वियसली आपको ये बता रहा है कि कितने कस्टमर गुड एक्सपीरियंस कर रहे हैं आपकी प्रोडक्ट्स के बारे में। और ओडीआर यूजुअली परसेंटेज ऑफ ऑर्डर होता है कि कितने ऑर्डर्स ऐसे हैं जिसने पुअर सर्विस ली है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नेगेटिव फीडबैक, उसके बाद ए टू जी गारंटी क्लेम और क्रेडिट कार्ड का चार्जबैक, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अगर हमारा ऑब्वियसली अकाउंट इस तरह का है कि जिसमें कोई भी नेगेटिव फीडबैक कस्टमर की तरफ से आ गया, तो इस पर सेक्शन 3 भी लग सकती है। आजकल के सिचुएशन के मुताबिक आपको बता रही हूँ। अब पहले होता था कि जब ओडीआर आपका इफेक्टेड होता था तो आपको ओडीआर की परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस आते थे कि आपका ओडीआर गिर रहा है, आप इसको मेंटेन करें। लेकिन अब ओडीआर अगर आपका मतलब किसी भी रीजन की वजह से ओडीआर अगर आपका डिस्टर्ब हो रहा है, तो उस केस में सेक्शन 3 भी आपके अकाउंट पर लग सकती है। कि अगर कोई कस्टमर फॉर एग्जांपल कह देते हैं कि हमें प्रोडक्ट नहीं मिली, रिव्यू में ये कह देता है, ठीक है, फीडबैक ये दे देता है, तो उस केस में अमेजोन आपका विद इन 72 आवर्स अकाउंट डीएक्टिवेट कर देगा सेक्शन 3 लगाकर। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो है वो ओडीआर को मेंटेन करने के लिए इन 3 चीजों पर कंट्रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई कस्टमर रिफंड कहे तो फौरी तौर पे रिफंड कर दे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने एक और चीज अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ऑब्जर्व की है कि जब कोई कस्टमर आपसे प्रूफ ऑफ डिलीवरी मांगते हैं और आप उसको जहां से भी आपने सोर्सिंग की होती है या जिसके थ्रू शिपिंग की होती है कैरियर सर्विस की, उसका जब आप रेफरेंस के तौर पर डॉक्यूमेंट अटैच करते हो, तो अमेजोन उसी टाइम पर आपको डिटेक्ट कर लेता है कि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, या जो भी आपकी मतलब मेथड या मॉडल ऑफ शिपिंग है वो अमेजोन जो है वो सेलिंग के पैटर्न्स वगैरह जान जाता है। तो मतलब ये कि इस तरह के कस्टमर्स को भी पता होता है कि ये लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, क्योंकि शुरू में जब ड्रॉप शिपिंग बहुत ज्यादा फेमस थी तो उस केस में तो कस्टमर्स को भी पता होता था कि ये ड्रॉप शिपर है। तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते थे कि उन्हें पता है कि प्रोडक्ट सम टाइम ले भी ली, और फिर भी वो कहते थे कि हमें प्रोडक्ट नहीं मिली, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे एक रिव्यू की वजह से इनका अकाउंट बंद हो सकता है। तो इस तरह के कस्टमर्स जो कि मतलब मैंने तो सेलिंग काफी अरसे से कर रही हूँ, तो मुझे इस चीज का अंदाजा है कि कुछ कस्टमर रेगुलर आपके स्टोर को विजिट करते हैं और रेगुलर सेम सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो इस तरह के जो कस्टमर्स हैं उनको हम उनकी कंप्लेन हम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली नेगेटिव फीडबैक के बारे में मैं आपको बता रही थी। तो नेगेटिव फीडबैक जो है वो ऑब्वियसली जो भी कस्टमर टोटल आपको सेंड करता है, एक फीडबैक सेंड करता है, उसको हम टोटल फीडबैक से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमें एक परसेंटेज पता चलती है जो कि नेगेटिव फीडबैक रेट होता है। और इसकी वजह से आप अपने अकाउंट की हेल्थ को भी मतलब चेक करते जाते हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम 1 स्टार और 2 स्टार जो है वो नेगेटिव कंसीडर होता है, 3 स्टार न्यूट्रल, और 4 और 5 स्टार जो है वो पॉजिटिव फीडबैक कंसीडर होता है।
आप क्योंकि अच्छा मैं पूछना भूल गई थी अभी एक स्टूडेंट उस्मान है। उस्मान, आप भी क्या अमेजोन की सेलिंग पैटर्न्स को जानते हो? आप सेलिंग कर रहे हो या सिर्फ कोर्स ही कर रहे हो रिंग स्टेटमेंट का? जी मैम, मैं सिर्फ कोर्स ही कर रहा हूँ, सेलिंग मैं नहीं कर रहा। अच्छा, सेलिंग नहीं। लेकिन मैं इस पे प्लान ऑफ एक्शन थोड़े से लिख रहा हूँ, मैं सर्विस दे रहा हूँ फाइवर पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा एक भी अभी तक जो अकाउंट है वो रीइंस्टेट नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। यानी कि आपको फिर भी अकाउंट्स देखने का तो पता है ना, वो मुझे बताने की जरूरत तो जी नहीं है। ठीक हो जी गया। जी। अच्छा, अब देखें यहाँ पर फीडबैक में आपने परफॉर्मेंस टैब में जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा A to Z गारंटी क्लेम होता है। क्लेम जो है वो दैट आर ग्रांटेड टू द बायर एंड फॉर विच Amazon डिटरमिन्स दैट यू आर एट फॉल्ट। अब ODR का जो इम्पैक्ट है A to Z गारंटी क्लेम में, वो इन केसेस में सिर्फ पड़ता है आपके अकाउंट पर कि आपका ODR इफेक्ट होगा कि जब Amazon डिटरमिन करता है कि आप फॉल्ट पर हो और बायर ठीक है, या फिर कस्टमर ने जो है वो रिफंड के लिए क्लेम किया लेकिन आपने उसको दिया नहीं, या फिर आपने या अमेजोन ने अगर ऑर्डर कैंसिल कर दिया तो उससे भी आपके ODR पर इफेक्ट होता है। और ऐसे क्लेम जिनका डिसीजन पेंडिंग हो अपील करने पर, उसकी वजह से भी अफेक्ट होता है। लेकिन जैसे ही क्लेम अगर आपके हक में आ जाए एज ए सेलर, तो फिर A to Z गारंटी क्लेम जो है वो खत्म हो जाता है। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें जो ODR को इफेक्ट नहीं करती कि जब अमेजोन को पता चले कि आप फॉल्ट पर नहीं हो, बायर जो है वो डिनाइड कर दे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, या फिर बायर जो है वो अपने पैसे विड्रॉ करवा ले, या फिर A to Z गारंटी क्लेम में जो भी मतलब प्रोडक्ट वगैरह है, अगर आपके पास प्रूफ है डिलीवरी का या जिस तरीके से जो भी सिचुएशन है, तो फिर उस केस में अमेजोन आपका ODR जो है वो इफेक्ट नहीं करता। अच्छा, जो क्रेडिट कार्ड चार्ज बैक होते हैं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे किसी भी कस्टमर ने क्रेडिट कार्ड से परचेजिंग की और जब उसको बिल आता है तो उस टाइम पे वो अपने बैंक को कहता है कि ये ट्रांजैक्शंस मेरी तरफ से नहीं हुई। या फिर एक और केस होता है कि जब बिल आता है तो वो कहते हैं अपने बैंक को कि इस ट्रांजैक्शन की प्रोडक्ट मुझे रिसीव नहीं हुई। फिर वो बैंक जो है वो फाइल करता है केस अमेजोन पर, और अमेजोन हमारे अकाउंट से पैसे काट कर वो देते हैं, उसे क्रेडिट कार्ड चार्ज बैक करते हैं। जी उस्मान, पूछिएगा क्वेश्चन। मैम, ये जो लेक्चर है ये रिकॉर्ड हो रहा है आपके पास? जी जी, हो रहा है ये। तो ये रिकॉर्डिंग आपसे ही मिल जाएगी मुझे? जी जी, मैं शेयर कर दूंगी, लिंक आपको शेयर जी कर। थैंक। ठीक है। अच्छा, अब ये जो फ्रॉड चार्जबैक, दो तरह के इसमें चार्जबैक होते हैं। एक फ्रॉड चार्जबैक होता है जिसमें कस्टमर कह देता है कि भाई मैंने तो ये मतलब प्रोडक्ट खरीदी नहीं, ये तो मैंने नहीं खरीदी प्रोडक्ट। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि इसको फ्रॉड चार्जबैक कहते हैं, ये फ्रॉडलेंट में आता है। तो इससे आपका ODR इफेक्ट नहीं होता। अगर किसी ने किसी के कार्ड से इलीगल ट्रांजेक्शन करके कोई परचेजिंग की है, तो अमेजोन आपके अकाउंट से पैसे नहीं काटेगा और ना ही आपका ODR जो है वो इफेक्ट होगा। अच्छा, एक होता है सर्विस चार्जबैक। सर्विस चार्जबैक का मतलब है कि बायर एक्नॉलेज करता है कि उसने परचेज किया, लेकिन वो कहता है कि मुझे प्रोडक्ट नहीं मिला या उसमें कोई प्रॉब्लम आया है, तो उस केस में आपका ODR जो है वो इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको इसकी बेसिक बिल्कुल चीजें बता दी हैं कि ODR होता क्या है। अब ODR अगर इफेक्ट होता है तो मैंने आपको बताया कि या तो आपके अकाउंट में सेलिंग प्रिविलेजेस बंद हो जाती है, यानी कि FPM बंद हो जाता है, जहां से हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं, FPM करते हैं, अपने वेयर हाउस से प्रोडक्ट्स को शिप कर रहे होते हैं, वो सेलिंग प्रिविलेजेस बंद हो जाती हैं। या फिर क्या होता है कि टोटल अकाउंट भी आपका मतलब हो सकता है, बंद हो सकता है। ठीक है, तो अब मुझे आप 2 मिनट दें, मैं एक सेलर अकाउंट को लॉग इन कर लूं, देन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ यहाँ पर स्क्रीन उस सेलर अकाउंट की जिसमें ODR इफेक्टेड है और उसकी वजह से अकाउंट में प्रॉब्लम आई है। अच्छा, ये अब एक अकाउंट है जो कि मैं आपको दिखाने लगी हूँ, और इसका जो अकाउंट हेल्थ पर अगर हम जाते हैं तो अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो चुका है और ODR इसका 20% है। ठीक है, और नेगेटिव फीडबैक की वजह से ये 20% हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको चेक कर लेते हैं नेगेटिव फीडबैक को, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक की वजह से इस अकाउंट की हेल्थ पर ये इम्पैक्ट आया है। ठीक है, अब यहाँ पर ODR आपको वो बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये होता है जो अभी हम डिस्कस करके हटे हैं। तो हम यहाँ से परफॉर्मेंस में जाके फीडबैक को चेक करेंगे फर्स्टली।
अच्छा, अब यहाँ पर देखिएगा कि 5 रेटिंग है स्टोर के ऊपर, न्यू ही अकाउंट है तकरीबन, और एक ही मतलब लास्ट 90 डेज में एक फीडबैक नेगेटिव आया हुआ है। अब देखें ये जो नेगेटिव फीडबैक है यहाँ पर देखें, सेड पहले 20th जनवरी को आया था, डिलीवर्ड बट ट्रैकिंग नंबर वाज नॉट सेंट इवन फॉर माय अकाउंट फॉर माय प्रोडक्ट और एड्रेस फ्रॉड। ठीक है, ये इस तरह का उन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद देखिए, आई गोट अ मैसेज इन माय अमेज़न ऐप सेइंग माय पैकेज वाज डिलीवर्ड, आई गोट नथिंग, प्लीज पीपल डू नॉट ऑर्डर फ्रॉम दिस सेलर, दे आर नॉट रिलायबल, थैंक्स टू देम आई डू नॉट गो कैंपिंग। और ये इस तरह का उन्होंने जो है वो इशू यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको फर्दर इसमें दिखाती हूँ कि ओडीआर के इम्पैक्ट की वजह से, अच्छा ओडीआर अगर अकेला इम्पैक्ट हो ना, तो उस केस में अमेज़न आपका अकाउंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ वैसे ही FBM डीएक्टिवेट कर देता है, या फिर वो आपको मैसेजेस कर रहा होता है कि आपका ओडीआर जो है वो डाउन जा रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन से हमें पता चलता है कि इस अकाउंट में क्या इशू आया है। तो ये देखिए, काफी सारे इश्यूज इस अकाउंट के रहे हैं। तो शुरू से हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये तो स्टार्टिंग में जो है वो अकाउंट क्रिएशन का वो कुछ है, तो यहाँ से हम देखना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस अकाउंट पर अगर हम देखें तो काफी सारे नोटिफिकेशंस हैं। यहाँ पर VTR डाउन जाना स्टार्ट हुआ है, वैलिड ट्रैकिंग डेट। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर देखते हैं कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट इशू एक लिस्टिंग के बारे में आया, और उसके बाद जो लिस्टिंग से ऊपर हमारे पास नोटिफिकेशंस हैं, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, वो बता रहे हैं कि आपका सेलर फुलफिल्ड ऑफर जो है वो बंद कर दिया गया, यानी कि इस पर ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन भी पहले लगी हुई है। जब भी आपको अकाउंट मिलता है ना, तो आपने अकाउंट को बिल्कुल पहले नोटिफिकेशन से रीड करना स्टार्ट करना है, ताकि आपको उस अकाउंट की हिस्ट्री का, बैकग्राउंड का पता चल जाए कि उसमें क्या क्या इश्यूज आए हैं। सबसे पहली टेक्निक ये है। ठीक है, उसके बाद देखें, ये उन्होंने फिर जो है वो उसी तरह का सबमिशन हुई है और ये अकाउंट रीइंस्टेट हो गया है। अब यहाँ पर देखें, एक्शन रिक्वायर्ड, ये अकाउंट जो है कहीं बंद किया उन्होंने, दोबारा से चलाने की कोशिश की है यहाँ पर। अब ये अकाउंट दोबारा से रीएक्टिवेट करने की है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लिस्टिंग आ रहा है, वो जनरल ये मैसेज है। अब यहाँ पर उन्होंने सेक्शन 3 लगाया है इस अकाउंट पर। वी टुक दिस मेजर ड्यू टू वायलेशन ऑफ सेलर पॉलिसीज एंड सेलर कोड ऑफ कंडक्ट एंड ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन। अब आप देखो कि असल में क्या हुआ है कि अकाउंट पहले रीइंस्टेट हुआ है ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन से, उसके बाद इसका ODR इफेक्ट हुआ है। ODR इफेक्ट होने की वजह से अमेज़न ने इसको विद इन, आप देखो कि नेगेटिव फीडबैक आने की हम डेट देख लेते हैं क्या थी, और अमेज़न ने अकाउंट कब डीएक्टिवेट किया। नेगेटिव फीडबैक इनका आया है 8th ऑफ जून को, नहीं 6th ऑफ अगस्त को, सॉरी। और हम परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस में जाकर देखते हैं, 12 ऑफ अगस्त को इसका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट होता है। तो लाइक ये वाला सिनेरियो होता है। और इस अकाउंट में जो चीज मैंने एक देखी है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी मैनेज इन्वेंटरी में जाकर, बल्कि मैनेज ऑर्डर में, सॉरी, शिफ्ट में जाएं और यहाँ पर देखें, ये कंटिन्यूसली रिफंड आया है। तो अमेज़न इसको वो जो अभी इलीगल एक्टिविटी मैंने आपको बताई है, अमेज़न उसको ये समझ रहा है कि ये बंदा इलीगल एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कंटिन्यूसली इकट्ठे उसको जो है वो रिटर्न्स आए हैं, जिसकी वजह से अमेज़न ने इस अकाउंट पर सेक्शन 3 लगाया है। ठीक है, तो ODR जो है, कुछ केसेस में सिंपल ODR भी आपका इफेक्ट होता है। मैं वो अकाउंट भी आपके साथ अभी शेयर करती हूँ, बस मुझे 1 मिनट दीजिए। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, मैं आपको बता रही थी कि ये अकाउंट जब कुछ दिन पहले मिला था, तो इसका जो ODR था वो इंक्रीज था। अब ये क्योंकि 60 डेज जैसे जैसे जाएंगे नीचे, तो इसकी जो है वो प्रॉब्लम जो है
मतलब ओडीआर एवरेज जो है वो कम होती जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हो कि एवरेज इसकी कम होना स्टार्ट हो गई है। लेकिन इसका ओडीआर इफेक्टेड होने की वजह से ही इस अकाउंट में सेलर फुलफिलमेंट जो है वो सिर्फ डीएक्टिवेट हुई है। और ये अकाउंट 2-3 दिन पहले आया, इन्होंने कुछ अपील्स खुद से डालने की कोशिश की थी। इसके अलावा यहाँ पर देखो ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेन भी है इस अकाउंट में। अब मैं इसकी परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन, बल्कि पहले फीडबैक देख लेते हैं, फीडबैक क्या है। अच्छा, फीडबैक अब आप देखो, डिलीवर्ड टू रॉन्ग लोकेशन, ये मतलब आया है। अब क्योंकि इस अकाउंट पर एफबीए भी हो रहा है, एफबीएम भी हो रहा है, तो इस वजह से अमेज़न ने ये ऑर्डर जो है वो सॉरी, ये जो प्रॉब्लम है इसको इन जो फीडबैक से इसको कट कर दिया यहाँ से। अब यहाँ पर जो अमेज़न से रिगार्डिंग है वो कट हो गए, और जो एफबीएम के रिगार्डिंग है वो यहाँ पर है, फाइनली यस्टरडे आई गोट माय रिफंड। इस तरह करके ना, मतलब जो भी फीडबैक है, अभी इस अकाउंट की 28 रेटिंग है, कम से कम ये 1 साल पुराना अकाउंट है। अब इसमें देखें, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में हम जाते हैं और हम देखते हैं कि इस अकाउंट में क्या क्या इशू है। अब यहाँ पर देखो रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन आ रहा है, और यहाँ पर हम देख लेते हैं तो 72 आवर्स की ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट इसका देखते हैं। नेक्स्ट इन्होंने रीइंस्टेट करवा ली ये वाली, ठीक है। और करवाने के बाद अगर हम फर्दर जो है वो इसके मूव ऑन करें परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस की तरफ ही, तो यहाँ पर देखिए आप फिर दोबारा इनकी जो सेलिंग फुलफिलमेंट है वो बंद हो गई है, क्योंकि सेकंड ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन लग गई है ड्यू टू ओडीआर इफेक्ट। ठीक है, ओडीआर इफेक्ट की वजह से ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन दोबारा से लग गई है। तो लाइक ये वाले सिनेरियोज होते हैं। अब इसमें मैनेज ऑर्डर्स में अगर हम जाते हैं तो जो शिफ्ट ऑर्डर्स हैं वो हमें यहाँ पर नजर आएंगे। तो यहाँ पर भी देखिए रीफंड आ रहा है, ठीक है, बायर की कैंसिलेशन और रीफंड ये देखें कंटिन्यूसली आ रहा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब रीफंड ज्यादा आते हैं ना, तो अमेज़न का जो एल्गोरिदम है वो एक्टिव हो जाता है, और वो इस चीज को ये समझता है कि शायद ये जो अकाउंट है ये इलीगल एक्टिविटी में मुलव्विस ना हो, जिसकी वजह से फॉरेन सेक्शन 3 लगा देते हैं, और फिर उसको वो रीइंस्टेट करने में भी बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तो मैम ठीक है, अगर हमें कोई ऑर्डर आता है और अगर हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं और जिस सोर्स से हमने लेना होता है वो आउट ऑफ स्टॉक होता है, तो उस सूरत में ऑर्डर कैंसिल करना चाहिए या शिप के बाद रिफंड करना चाहिए? उसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है? जी वो तो आप देखो ना, इस चीज पर मैंने आपको बता दिया कि रिफंड तो अगर करोगे तो अमेज़न उसको इलीगल एक्टिविटी ही आजकल समझ रहा है, तो फौरी तौर पे ठीक है। अकाउंट डीएक्टिवेट कर देगा। और ड्रॉप शिपिंग में जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो यही है, अब आजकल के सिनेरियोज के मुताबिक, कि आप एक्चुअल में जो ड्रॉप शिपिंग है ना किसी थर्ड पार्टी सप्लायर के साथ मिलके वो करें। ये जो हम ऑनलाइन रिटेलर्स के साथ करते थे ना, वो अब खत्म कर दें, वो बल्कि खत्म हो चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि सैम्स और वॉलमार्ट ऑर्डर्स नहीं पिक कर रहा, जिसकी वजह से बहुत सारे अकाउंट्स पर सेक्शन 3 आ रही है। मुझे पहले अकाउंट अभी दिखाया था वो वीसी की जद में आया है कि ऑर्डर्स पिक हो गए थे, और सैम्स क्लब या पता नहीं वॉलमार्ट की प्रोडक्ट है वो, लेकिन वो प्रोडक्ट जो है वो प्रोसेस नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से उसमें प्रॉब्लम आई है। अच्छा, ये चीज हो गई। अब आपको मैं बताती हूँ कि यहाँ पर एक कॉल मी नाउ का बटन होता है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद, क्योंकि ये होता है ना कि जब आप थर्ड पार्टी के साथ मिलकर ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं ना, तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी आप एग्रीमेंट करते हो उस सप्लायर के साथ, उस सेलर के साथ, तो आपके पास वो कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। अगर आप फॉर एग्जांपल अपने अकाउंट को रीइंस्टेट करवाना मैम वो चाहते तो हो एक तरह का रिटेल सॉरी आर्बिट्राज हो जाता है ना, जिसमें हम जी, वो वर्किंग कर रहे होते हैं, वो तो रिटेल आर्बिट्राज के सिनेरियो में आ जाती है ना वो चीज। नहीं, वो आर्बिट्राज एज सच नहीं होता। वो थर्ड पार्टी सेलर्स जो हैं वो आपके बिहाफ पर आपकी ऑर्डर सिर्फ फुलफिल करते हैं, प्रोडक्ट और आपने नहीं उसमें हंट जो करनी होती। उसमें तो चलें ठीक है, बट इस सिनेरियो में, अगर इस सिनेरियो में फॉर द बीइंग अगर अभी हैं, तो इस सिनेरियो में आपके ख्याल से ऑर्डर कैंसिल करना चाहिए या ऑर्डर रिफंड करना चाहिए? इसमें क्या कस्टमर रिफंड का से तो चलें आपने। रिक्वेस्ट करनी चाहिए फौरी तौर पे कि वो ऑर्डर को कैंसिल कर दे, क्योंकि उससे अकाउंट की हेल्थ पे प्रॉब्लम नहीं आती। ओके, अगर कस्टमर हेल्थ कर कैंसिल करता है तो अकाउंट पे हेल्थ पे नहीं आती। अगर हम नहीं ये आती। बेशक रिफंड कर रहे हैं या कैंसिल कर रहे हैं ऑर्डर, उससे हमारा ओडीआर इफेक्ट होता है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही, एग्जैक्टली सही कह रहे हैं।
ठीक है। मैम अब अगर हम कस्टमर से रिक्वेस्ट करते हैं कैंसिलेशन के लिए तो वो सेलर कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं आ जाएगा? नहीं आती। हमने मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मैनेज ऑर्डर्स में जाएं, अभी तो अनशिप ऑर्डर नहीं है ना यहाँ पे, कोई शिप ऑर्डर ही देख लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आपने कांटेक्ट करना है बायर को, इसी इसी पैटर्न के थ्रू आपने कांटेक्ट करना है। यहाँ पे इसके नाम पर क्लिक करें, कांटेक्ट करें, यहाँ पर अदर सिलेक्ट करना है ऑप्शन, या फिर नोटिफाई ऑफ अ प्रॉब्लम विद शिपिंग ऑफ योर ऑर्डर, इस तरह से। फिर आप अपना यहाँ पर मैसेज टाइप करो कि हम बैक ऑर्डर हैं अभी, और हमें नहीं पता कि हम दोबारा से कब स्टॉक में आएंगे। तो कुछ हमारी इन्वेंट्री जो है वो जो है खराब हो गई है या कुछ इस तरह से हो गया। आप मतलब पूरा उसका सिनेरियो क्रिएट करके कस्टमर को कहोगे, और उसे कहोगे कि या तो वो वेट कर ले, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम दोबारा से कब स्टॉक में आएंगे, या फिर आप प्रॉपर कैंसिलेशन रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो वो आपने भेजनी होती है, और जैसे ही ऑर्डर आए फौरन ही लगानी होती है, ताकि बायर जो है वो ऑर्डर कैंसिल कर दे आपका। ठीक है, उससे अकाउंट की हेल्थ पे प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आता। अच्छा, मैं आपको मतलब इन कॉल का शॉर्ट बता बात रही यह थी है कि हम अपनी तरफ से कोई एक्शन ना ले अकाउंट पे, जी। ऑर्डर पे। हमारी तरफ से कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, ना रिफंड होना चाहिए, ना ऑर्डर कैंसिल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रिफंड, बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि रिफंड कर देते हैं, हालांकि रिफंड हम तब तक कर ही नहीं सकते जब तक कोई ऑर्डर का प्लस माइनस नहीं होता। ठीक और है। अक्सर लोग मैम ये भी करते हैं कि वो ऑर्डर कैंसिल नहीं करते, एक दफा पहले शिप कर देते हैं और शिप हम्म, करने के बाद रिफंड कर देते हैं। वो तो मैंने आपको अभी अकाउंट दिखाया है ना, कि 3 4 5 ऑर्डर भी ऊपर नीचे रिफंड इस तरह से चले गए ना, फौरन अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा आपका। ठीक ठीक है। है। चलें, अब ठीक है। देखिए मैंने कॉल मी नाउ के बटन पे क्लिक किया है, और ये पेज मेरे पास ओपन हो गया। अब यहाँ पर आप अपना इशू डिस्क्राइब करोगे, यहाँ पर फोन नंबर दोगे, इस कैप्चा को यहाँ पर जो है वो इस इमेज के मुताबिक यहाँ पर करेक्टर्स को लिखोगे, और कॉल मी नाउ पर क्लिक करोगे। अच्छा, बहुत सारे लोग हेजिटेट कर रहे होते हैं कि भाई हमसे तो स्पोकन हमारी इतनी अच्छी नहीं है, हम इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो हम क्या करें, हम तो कॉल पे बात नहीं गोरों के साथ कर सकते। तो उस केस में आप जब बात करते हो तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो एक हिंदी बंदे की, कि हम हिंदी में बात करना चाहते हैं। आप उसे शुरू में इंग्लिश में उसको कह दो कि कैन वी टॉक इन हिंदी, और इस तरह से कुछ भी आप कहोगे तो वो आपसे, अगर वो खुद कर सकते हुए तो वो खुद कर देंगे, क्योंकि 90% केसेस में ऐसे होता है कि जो इन लोकेलिटीज से कॉल जाती है ना, वो ऑटोमेटिक ही मतलब इंडियन लोगों के पास जाती है कॉल। और अगर हम देखें लाइक फॉरनर्स की में, उनके साथ भी अगर कॉल आपकी अटैच हो जाए तो वो आपकी कॉल को ट्रांसफर कर देते हैं, या आपको कहते हैं कि हम आपका फोन बंद कर रहे हैं, आपको विद इन हाफ एन आवर या विद इन 1 आवर आपको कॉल बैक आ जाएगी। तो फिर आपके दिए हुए नंबर पर कॉल बैक आ जाती है, और मैम फिर यहाँ आप पे उससे। एक प्रॉब्लम आती है, जी सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, यहाँ पे एक फेस ये मैंने देखा है कि आप अगर किसी और नंबर से कॉल करते हैं तो वो कहते हैं कि आप उस नंबर से अप्रोच करें जो नंबर आपके सिस्टम में दिया हुआ है। नहीं 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 और नहीं, अक्सर ये तो बात कभी भी नहीं हुआ। सिर्फ वो आपसे प्राइमरी ईमेल अकाउंट की पूछते हैं कि जिस ईमेल पर अकाउंट बना हुआ है बस वो आप बताएं ओके, वेरिफिकेशन के लिए। ये तो मतलब कहीं नंबर पर हम भी नहीं कोई भी लिखा यूज हुआ कर कि आप सकते हैं। उसी नंबर से कॉल करें, ना कभी ठीक है, हुआ है। मतलब मैंने एक दो दफा मेरे साथ ये फेस हुआ था, मैंने कॉल की थी तो वो रिक्वेस्ट मुझे ये कर रहा था कि आप काइंडली उसी नंबर से कॉल करें जो नंबर आपके सिस्टम में दिया हुआ है। अच्छा, नहीं, मुझे तो इतने साल हो गए काम करते हुए, मुझे तो इस तरह का इशू कभी भी नहीं आया, और ओके, तो मैम जब हम ना इसमें कभी ऐसा दूसरे किसी कॉल ऐसा स्टूडेंट को होता आया। है, जी सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, इसमें ऐसा होता है कि जब हम कॉल में उनको हिंदी में कॉल के लिए कहते हैं तो वो अवेलेबल नहीं होते, वो कहते हैं हम आपको कॉल बैक करेंगे, कॉल बैक फिर वो जो करेंगे, रजिस्टर्ड यस। नंबर होता है उस पर कॉल बैक करते हैं। लेकिन अगर उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि आप इस नंबर पे करें तो वो उस रिक्वेस्ट के मुताबिक इसी नंबर पे कर लेते हैं कॉल। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो आप पर डिपेंड करते हैं ना, आपने जो नंबर यहाँ पर दिया होता है वही। और दूसरा, टाइमलाइन को फॉलो करें ना, जिस कंट्री का अकाउंट है उसी कंट्री के मुताबिक कॉल करें ना, उस टाइम पर कॉल करें आप। ठीक है, तो अगर आप इररेलेवेंट टाइम्स पर कॉल करेंगे तो ऑब्वियसली वो उस टाइम पर तो एंटरटेन वो आपको नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आप एंटर करें तो आप करके देखिएगा, नहीं आएगा इस तरह का इशू। बाकी प्राइमरी ईमेल वो हर अकाउंट की पूछते हैं, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को नहीं पता चल रहा होता कहाँ से बताएं। तो वो सेटिंग्स में जाके आपने यूजर्स परमिशन में जाना है, वहां पर देखोगे
जिस ईमेल के आगे सिर्फ मैनेज परमिशंस लिखा हुआ है लेकिन डिलीट का बटन नहीं है, वही प्राइमरी ईमेल होती है, तो वो आप देखकर बता दें। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं कि अगर अकाउंट सिर्फ ओडीआर उसका इफेक्टेड है। कुछ केसेस में इस तरह से भी होता है कि मेरे पास उस तरह का अकाउंट नहीं है, मेरे पास 2 और तरह के अकाउंट्स हैं जो मैंने आपको दिखा दिए कि ओडीआर की वजह से, एक तो सिर्फ ओडीआर को कम्युनिकेट करने के लिए अमेज़न आपको कह रहा होता है कि आप ओडीआर को कम्युनिकेट करें, उसके बारे में हमसे डिस्कशन करें फोन पर, तो आपको फोन पर ही ओडीआर को कम्युनिकेट करना होता है। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन लग जाती है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सेक्शन 3 लग जाती है। तो अभी मैं जो आपको केस बताने लगी हूँ वो सिंपल ओडीआर का है। ठीक है, कि अगर ओडीआर के इफेक्ट होने की वजह से अगर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, तो डीएक्टिवेट नहीं होता, सॉरी, आपको नोटिफिकेशन आता है कि आप जो है अपना प्लान ऑफ एक्शन सबमिट करवाएं, इतनी टाइम लिमिट है आपके पास। तो उस केस में आपको जो प्लान ऑफ एक्शन सबमिट करवाना है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ठीक है, तो पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं ग्रुप में ही शेयर करूंगी। और आप अभी ग्रुप में नहीं है हबीब, तो मैं आपको फिर बाद में सेंड कर दूंगी। ठीक है, ठीक है मैम, एक तो बात और आपसे पूछनी थी। समटाइम्स ये होता है कि जब आप ऑर्डर डिलीवर करते हो तो वहां पे ट्रैकिंग नहीं ऐड करते, वहां पर बाजुकात ट्रैकिंग नंबर नहीं ऐड करते, हम्म तो वो उससे ट्रैकिंग रेट आपका डिफेक्ट हो रहा होता है। तो अक्सर लोग ये करते हैं कि या तो ट्रैकिंग नहीं ऐड करते या वहाँ पे कुछ वर्ड लिख देते हैं, लाइक लेटर का वर्ड लिख देते हैं या कोई भी ऐसा वर्ड लिख देते हैं और ट्रैकिंग अपलोड कर देते हैं। तो हम्म। अगर आप बगैर ट्रैकिंग नंबर के ऑर्डर डिलीवर करते हो तो उससे क्या इफेक्ट नजर आती है अकाउंट पे? उससे भी अकाउंट पर ऑब्वियसली इफेक्ट आता है। वो देखो ना कि जब आप अकाउंट, वो भी बेसिकली वैलिड ट्रैकिंग को ही आपके इफेक्ट कर रहा होता है, इन अदर वर्ड्स अगर देखा जाए तो ऐसा मतलब इसमें यही प्रॉब्लम है कि आप जो भी चीज एंटर करेंगे, गलत हो या सही हो, जब ट्रैकिंग के बगैर आप कर रहे हो तो फिर भी वीटीआर आपका जो है वो डाउन जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में पहले ये होता था, अब नहीं ये होता। पहले ये होता था कि लोग खाली छोड़ देते थे उसको, पूरे बॉक्स को, या फिर वो क्या हम्म। करते थे कि कुछ भी गलत एंटर कर देते थे, और बाद में जब वो वैलिड ट्रैकिंग जो है वो प्रॉब्लम में आ रही होती थी, उस टाइम पर वो ओरिजिनल ट्रैकिंग आ चुकी होती थी, वो एंटर कर देते थे, तो अकाउंट की वीटीआर फौरी तौर पे अप हो जाती थी। लेकिन अब अमेज़न ने जो नया एल्गोरिदम सेट किया है उसके मुताबिक हमें विद इन 48 आवर्स अपनी जो ट्रैकिंग है उसको अपडेट करने का टाइम है। उसके बाद अगर हम कर भी देंगे तो वीटीआर इंप्रूव नहीं होगा आपका। ठीक है, तो अब मैं ये ठीक आपके है। साथ ग्रुप में शेयर कर रही हूँ इस तरह के जो केसेस जिनका ओडीआर इफेक्ट होता है और उसको हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। तो मैंने अपील जो है वो ग्रुप में शेयर की है, और उसमें आपको मैं बेसिक पॉइंट सिर्फ बताती चलूं कि रूट कॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करनी है कि क्या रूट कॉज थी। जैसे अभी हमने एक अकाउंट देखा है तो उसके मुताबिक ओडीआर इफेक्ट होने की वजह ये थी कि कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं पहुंची। तो क्या रीजन है जिसकी वजह से प्रोडक्ट नहीं पहुंची, तो आप उस चीज को यहाँ पर मेंशन करोगे ओडीआर में, और आप उसमें लिखोगे कि हमारा जो मेजर ओडीआर का इशू है वो नेगेटिव फीडबैक है या ए टू जी गारंटी क्लेम है या चार्ज बैक है, इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसने कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं किया। तो उसमें फिर आप जो है वो, अगर तो आपकी प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुई लेट से, ठीक है, और उसकी वजह से आपका जो ओडीआर है वो इफेक्ट हुआ है, देन उस केस में आप क्या करोगे कि अमेज़न को बताओगे कि किस वजह से आपकी डिलीवरी में डिलेज आए हैं, ठीक है, या आपकी प्रोडक्ट कस्टमर तक क्यों नहीं पहुंची, क्या रीजन है। पहले तो आप बताओगे कि कुछ कस्टमर ने रिपोर्ट किया है अपने ऑर्डर्स के बारे में और उन्हें कंप्लेन मिली है कि या तो प्रोडक्ट मिली नहीं है या फिर लेट डिलीवर्ड है, जिसकी वजह से ए टू जी क्लेम आया या नेगेटिव फीडबैक आया, जो भी रीजन बनी वो आप लिखोगे। उसके बाद आप बताओगे कि असल जो रीजन है वो रिलायबल शिपिंग कैरियर सर्विस को यूज करना है, कि हमें वो प्रॉपर ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर सके जिसकी वजह से कस्टमर अपने पैकेजेस को लोकेट नहीं कर सके और उनको डिलीवरी का एज सच आइडिया नहीं हो सका कि किस टाइम पर प्रोडक्ट उनकी डिलीवर होगी। तो उसके बाद देखो, जो प्लान ऑफ एक्शन होते हैं उसके बेसिक 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आपने रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना होता है,
और रूट कॉज के बाद आपने प्लान ऑफ एक्शन लिखना होता है और फिर फ्यूचर प्रिवेंटिव्स लिखने होते हैं। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों की जो प्लान ऑफ एक्शन है उनके रिजेक्ट होने की एक रीजन है, वो ये है कि जो रूट कॉज आइडेंटिफाई किए उसके मुताबिक प्लान ऑफ एक्शन या प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिखे होते। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपने स्टूडेंट्स को इसके बारे में इस तरह से गाइड करती हूँ कि अगर कोई भी एक रोड एक्सीडेंट हुआ है, एक कार की वजह से कोई कार किसी चीज से टकरा गई है, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ है। अब क्या होगा कि बहुत सारे लोग जो है रीजन आइडेंटिफाई कर रहे होंगे कि ये रीजन थी जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। अब रीजन पता चल गई, ठीक है। अब कोई पर्सन अगर कहे कि रेड कलर की कार थी इसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ या ब्लैक कलर की कार थी उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। जब हम इस तरह की इररेलेवेंट रूट कॉजेज लिखकर अमेज़न को भेजते हैं उस टाइम पे अमेज़न हमारी अपील को रिजेक्ट करता है। और फर्दर अगर देखा जाए तो उन रीजन से या उस एक्सीडेंट से कैसे बचा जा सकता है। अब अगर एक्सीडेंट ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ है, ठीक है, और हम अगर मतलब प्लान ऑफ एक्शन और प्रिवेंटिव मेजर में लिख दें कि मतलब हम ब्रेक्स को चेक करेंगे, मतलब गाड़ी की मेंटेनेंस को चेक करेंगे, तो वो इररेलेवेंट पॉइंट है ना। हमने तो ये बताना है कि ओवर स्पीडिंग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो मतलब कहने का ये कि जो पॉइंट रूट कॉज में आपने आइडेंटिफाई किया होता है उसी के मुताबिक आपने प्लान ऑफ एक्शन लिखना होता है और उसी के मुताबिक आपने सारी की सारी मतलब जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो आपने डिफाइन करने होते हैं। जब ये सारी चीजें आपकी कोरिलेट कर रही होती हैं उस केस में अमेज़न आपके अकाउंट को फौरी तौर पे एक्टिवेट कर देता है। जब आपकी चीजें यूं समझ लो कि कोई चीज आप मतलब कहाँ से ले रहे हो और कोई चीज कहाँ से ले रहे हो, या आप जब एग्जैक्टली किसी की भी अपील को कॉपी पेस्ट करके एडिटिंग करके सबमिट करवाते हो, उस केस में आपके अकाउंट्स जो हैं वो रीएक्टिवेट नहीं होते। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि फुली आप मतलब इसमें जो है वो करना है। आपने कोशिश करनी है कि जो भी चीजें हैं वो आपने थॉरली इसके अंदर जो है वो करनी है, ठीक है। अब इसमें देखिए कि आप अगर रिलायबल शिपिंग सर्विस की बात कर रहे हो कि उसकी वजह से आपके इश्यूज आए हैं, पैकेजिंग कुछ पैकेजेस कुछ को मिले ही नहीं है और कुछ को मिले हैं तो वो लेट मिले हैं या खराब मिले हैं, तो वो कैरियर सर्विस की गलती है ना, वो आपकी नहीं है। तो आप बेसिकली रिलायबल शिपिंग कैरियर फाइंड आउट करने में मतलब नाकाम रहे हो। तो जितने भी अफेक्टेड कस्टमर हैं और उनको आपने बताना है कि हमने उनको रिफंड कर दिया है और आप बताओगे कि हमने कस्टमर को फौरी तौर पे रिस्पॉन्स दिया है और प्रोफेशनल मैनर में हमने अपोलोजाइज भी करने की कोशिश की है, लेकिन हमने उन्हें मतलब नेगेटिव फीडबैक रिमूव करने की कभी भी कंप्लेन हमने वो कस्टमर को अप्रोच नहीं करना। और उसके बाद फिर आप प्रिवेंटिव मेजर की तरफ आओगे कि आपकी क्योंकि शिपिंग में प्रॉब्लम था, फिर आप बताओगे कि जितने भी ऑर्डर्स शिपिंग है हमने यूएसपीएस को खत्म करके हमने यूपीएस को यूज करना शुरू कर दिया, अमेज़न की जो कैरियर सर्विस है उसको यूज करना शुरू कर दिया क्योंकि वो रिलायबल है। और उसके साथ प्रूफ ऑफ डिलीवरी के लिए हमने सिग्नेचर की रिक्वेस्ट भी पुट करना शुरू कर दी है ताकि कस्टमर जो है वो बाद में ये ना गिला कर सके कि हमें प्रोडक्ट नहीं मिली। फिर आप बताओगे कि जितने भी ऑर्डर्स कंफर्म हो जाएंगे, शिप हो जाएंगे, उनकी जो ट्रैकिंग है वो विद इन एक्सपेक्टेड जो भी डिस्पैच डेट होगी हम उसी के अंदर ट्रैकिंग्स को भी अपडेट करेंगे ताकि कस्टमर जो है वो इस तरह के इश्यूज को फर्दर फेस ना कर सके। उसके बाद आप बताओगे कि हम किस तरह से प्रिवेंटिव मेजर्स में आप इसमें लिख सकते हो कि हम जो है वो नहीं बल्कि वो प्लान ऑफ एक्शन में आप लिख सकते हो कि हम अपना जो शिपिंग टाइम है उसको भी थोड़ा इंक्रीज कर देंगे ताकि कस्टमर को पता हो कि इस डेट तक प्रोडक्ट मेरे तक पहुंचेगी। और अगर कोई कैरियर सर्विस की तरफ से कोई इशू भी आता है तो उसको हम विद इन द टाइम लिमिट हम उसको कवर अप कर सकें। तो ओटीआर जो है वो फोन कॉल पर भी आपका मतलब कंट्रोल हो जाता है अगर अकाउंट आपका डीएक्टिवेट ना हुआ हो। अगर डीएक्टिवेट हुआ हो तो फिर आपको प्रॉपर अपील रिटर्न सबमिट करवाने की जरूरत होती है। अपील सबमिट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है कि आप जो है अकाउंट हेल्थ में जाओ और वहां पर आपके सबमिट, जब आप एक दफा आपकी अपील रिजेक्ट हो जाए तो न्यू इन्फॉर्मेशन आती है, अदरवाइज आप यहाँ पर जब अपील सबमिट करवाते हो तो जस्ट योर सबमिशन रिक्वायर्ड आता है, वहां पर क्लिक करोगे, फिर अमेज़न आपसे
तीन चीजें वहां पर मांग रहा होता है। पहले वो आपसे रूट कॉज कहता है, फिर आपको कहता है कि आप यहाँ पर एंटर करो प्लान ऑफ एक्शन, फिर वो बताता है कि आप प्रिवेंटिव मेजर्स देखो, और अगर आप कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अच्छा, सम टाइम ये होता है कि हम थर्ड पार्टी जो ड्रॉप शिपर होते हैं, ड्रॉप शिपिंग सर्विस दे रहे होते हैं, उनके साथ अटैच होते हैं, तो इस तरह के केसेस में आप उनके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट भी कर सकते हो। तो जो कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट और टर्मिनेशन लेटर, ये एज एन एविडेंस भी आप अटैच कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं जो कि मतलब मैंने आपको गाइड कर दी है कि ड्रॉप ये जो ओडीआर अगर इफेक्ट होता है तो उसमें अगर विद इन 72 आवर्स आप अपील फोन पर सबमिट करवा देते हो तो अकाउंट की हेल्थ ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो जाती है। और अगर आप सबमिट नहीं करवाते, अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, तो उस केस में फिर ड्रॉप शिपिंग अगर आती है या जो सेक्शन 3 आती है, तो वो फिर हम उसी कैटेगरी में जाकर सीखेंगे। जी उस्मान, क्वेश्चन पूछिएगा। मैम, प्लान ऑफ एक्शन जो आपने सबमिट करने का बताया है, ये हम पीडीएफ में बना के अटैच भी कर सकते हैं या उसको कॉपी पेस्ट करके इस बॉक्स में हम अच्छा देखिए, पेस्ट कर दें? जो फर्स्ट टाइम आपसे पूछा जाता है ना, वो कोशिश करें कि आप उसी जो बॉक्सेस हैं उसी के अंदर पेस्ट कर दें। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब एक अपील रिजेक्ट हो चुकी होती है, जब आपने सेकंड टाइम उसका चांस लेना होता है, तो फिर आप पीडीएफ भी अटैच कर सकते हैं। इवन डॉक फाइल यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस की फाइल होती है वो भी अटैच कर सकते हैं। इसमें आप यहाँ पर देख लो कि ये अलाउ है। इमेज अगर अटैच करना चाहते हैं तो जेपीईजी, गिफ या टेफ या पीएनजी, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। डॉक्यूमेंट जो अटैच करोगे पीडीएफ, डॉक्स या टीएक्सटी टेक्स्ट फाइल में होना चाहिए। स्प्रेडशीट अगर अटैच करोगे तो सीएसवी या फिर एक्सेल शीट होनी चाहिए। ईमेल जो है वो ईमेल ही होनी चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट है, आप अटैच कर भी सकते हो, और अगर आप वैसे पेस्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम मैम, लोग ये करते हैं। जी जी। इसमें जो एविडेंसेस होती हैं उनको हम मर्ज करके उसमें कर सकते हैं एक ही फाइल में, प्लान ऑफ एक्शन और एविडेंसेस को, या उनको सेपरेटली करें? नहीं, सेपरेटली कर लें, बेशक एक में कर लें, कोई मसला नहीं है। सेपरेटली करेंगे तो वो ज्यादा अमेज़न के लिए आसानी होगी। हम अपनी अपील में लिख देते हैं कि हमने फलां फलां डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं, तो आप उसको चेक कर लें। तो वो अलग अलग डॉक्यूमेंट जरा डाउनलोड भी जल्दी हो जाते हैं, और उस तरह के डॉक्यूमेंट में डाउनलोडिंग के दौरान एरर आने के चांसेस भी कम होते हैं। तो कोशिश करें कि अलग अलग ही उसकी मतलब पीडीएफ क्रिएट करके अटैच कर लें। ठीक है। बाकी ये है कि मैम, अभी ये जो अपील इसमें होती है, थोड़ी देर तक अपलोड कर दूंगी, और मैं उसका लिंक आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ठीक है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं। अब आपने ऐसे करना है, एक तो मैंने सिंपल सी अपील आपको अभी सेंड की है ना, अब आप देखें कि अगर आपके पास कोई अकाउंट है या फिर इसी अकाउंट की सिचुएशन को कंसीडर करते हुए आप देखो कि बल्कि आप उसको कंसीडर कर लो जो नेगेटिव फीडबैक आया हुआ है, उसकी वजह से आपका ओडीआर इफेक्ट हुआ है, तो आप उसके मुताबिक एक अपील लिखोगे और ग्रुप में शेयर करोगे। ठीक है। फिर मैं आपको अपील जो है वो पढ़कर आपको बताऊंगी कि कौन से पॉइंट आपने इररेलेवेंट इसमें एंटर किए हैं, या कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपके रूट कॉज के साथ मैच नहीं करते। ठीक है। ठीक है। मैम, ये जो अपील है, ये अपील एक बोर्ड चेक करता है कि एक ह्यूमन पर्सन चेक करता है? जी क्या कह रहे हैं, आपकी आवाज नहीं प्रॉपर आई। मैम, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो अपील जब हम सबमिट करवाते हैं, जी ये एआई का कोई सिस्टम है अमेजोन का या कोई बोट है, वो चेक कर रहा होता है, या एक मैनुअल पर्सन सारी अपील को स्टडी करता है? ये सारी मैनुअल टीम होती है जो कि चेक करती है इनकी अपील्स को। ओके। ठीक है। मैम, सेलर कोड ऑफ कंडक्ट पे अकाउंट रीस्टेट होना शुरू हो गए हैं? सेलर कोड ऑफ कंडक्ट पे अकाउंट्स रीइंस्टेट नहीं थे हो रहे, तो वो शुरू हो गए हैं रीइंस्टेट होना? देखिए, अकाउंट अगर मैंने आपको बताया ना कि अगर अकाउंट रीइंस्टेट करवाना है तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग काम है, कि उसमें 3-4 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन अगर पेमेंट निकलवानी है तो वो विद इन 10 डेज आ जाती है, लेकिन उसके लिए 90 डेज का पीरियड आपका कंप्लीट होना चाहिए उस अकाउंट पर। तो मैम, इस कोर्स में हम फंड्स डिसबर्समेंट का भी हम सीखेंगे? जी जी, वो भी देखेंगे, फंड्स डिसबर्समेंट भी देखेंगे। ठीक है। ठीक है मैम। चलें जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। ओके मैम, हाफिज।